मैं आर्यल मौर्य इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से आज हम सभी लोग पढ़ेंगे CBSE क्लास 9th हिंदी क्षितिज के गद्य खंड का छठा पाठ 6 पाठ प्रेमचंद के फटे जूते। तो इस शुरू करने के पहले हम देख लेते हैं लेखक के बारे में। इसके लेखक हरशंकर परसाई जी हैं। तो आइए देखते हैं हरशंकर परसाई जी का ये चित्र है, इनकी तस्वीर है। हरशंकर परसाई के बारे में जान लेते हैं। हरशंकर परसाई का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में हुआ था। यहाँ पर प्रश्न बनता है कि हरशंकर परसाई जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था, या किस सन में और कहाँ हुआ था। नागपुर विश्वविद्यालय से MA करने के बाद कुछ दिनों तक अध्यापन किया अर्थात शिक्षण कार्य किया, पढ़ाए। सन 1947 से स्वतंत्र लेखन करने लगे। जबलपुर से वसुधा नामक पत्रिका निकाली, जिसकी हिंदी संसार में काफ़ी सराहना हुई। सन 1995 में उनका निधन हो गया। अब एक प्रश्न ये बनता है, निधन से संबंधित तो कम पूछा जाता है, लेकिन प्रश्न ये दे दिया जाएगा कि वसुधा पत्रिका के संपादक कौन थे, या वसुधा नामक पत्रिका कहाँ से निकलती थी। तो आपका उत्तर यहीं से मिलेगा, जबलपुर से वसुधा नामक पत्रिका निकलती थी। हिंदी के व्यंग्य लेखकों में उनका नाम अग्रणी है। परसाई जी की कृतियों में हंसते हैं रोते हैं, ये उनकी कृति है। ध्यान दीजिए, ये मोटे छपे हुए जितने हैं ये सभी उनकी कृतियां हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, ये कहानी संग्रह है। रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, ये उपन्यास हैं। तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का तावीज, शिकायत मुझे भी है, और अंत में निबंध संग्रह है। बैसड़ों की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर, ये सभी व्यंग्य संग्रह हैं। ये सभी उल्लेखनीय रचनाएं हैं, महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इन रचनाओं से आए दिन परीक्षा में पूछे जाते रहते हैं। ये रचनाएं, बहुत सारी रचनाएं तो ऐसी हैं जिनमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि इन रचनाओं को याद करने का प्रयास करिएगा, इनको याद जरूर किए रहिएगा। दो एक बार पढ़ेंगे लिखेंगे तो ये अपने आप याद हो जाएंगे। भारतीय जीवन के पाखंड, भ्रष्टाचार, अंतर्विरोध, बेईमानी आदि पर लिखे उनके व्यंग्य लेखों ने शोषण के विरुद्ध साहित्य की भूमिका का निर्वाह किया। उनका व्यंग्य लेखन परिवर्तन की चेतना पैदा करता है। कोरे हास्य से अलग यह व्यंग्य आदर्श के पक्ष में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। सामाजिक, राजनैतिक और धार्मिक पाखंड पर लिखे उनके व्यंग्यों ने व्यंग्य साहित्य के मानकों का निर्माण किया। परसाई जी बोलचाल की सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं, क्यों संरचना के अनूठेपन के कारण उनकी भाषा की मारक क्षमता बहुत बढ़ जाती है। प्रेमचंद के फटे जूते शीर्षक निबंध में परसाई जी ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी के साथ एक रचनाकार की अंतर्वेदी सामाजिक दृष्टि का विवेचन करते हुए आज के दिखावे की प्रवृत्ति एवं अवसरबाजिता पर व्यंग्य किया है। प्रेमचंद के फटे जूते। प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है। पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने हैं। कनपट्टी चिपकी है, गालों की हड्डियां उभर आई हैं, पर घनी मूछें चेहरे को भरा भरा बतलाती हैं। पाँव में कैनवास के जूते हैं।
जिनके बंद बेतरतीब बंधे हैं। लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरों पर की लोहे की पतरी निकल जाती है। छेदों में बंद डालने में परेशानी होती है, तब बंद कैसे भी कस लिए जाते हैं। दाहिने पांव का जूता ठीक है, मगर बाएं जूते में बड़ा छेद हो गया है, जिसमें से अंगुली बाहर निकल आई है। मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई है। सोचता हूँ फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है। यह जैसा है वैसा ही फोटो में खिंच जाता है। मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ। क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे की तुम्हारा जूता फट गया है और अंगुली बाहर दिख रही है? क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास नहीं है? जरा लज्जा, संकोच या झेप नहीं है? क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती तो थोड़ा नीचे खींच लेने से अंगुली ढक जाती है, मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही, बड़ा विश्वास है। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा होगा तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी। दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होंगे कि बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा। विचित्र है यह अधूरी मुस्कान। यह मुस्कान नहीं, इसमें उपहास है, व्यंग है। उपहास का तात्पर्य होता है खिल्ली उड़ाना, मजाक उड़ाने वाली हंसी। यह कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने फोटो खिंचा रहा है, पर किसी पर हंस भी रहा है। फोटो ही खिंचाना था तो ठीक जूते पहन लेते या ना खिंचाते। फोटो ना खिंचाने से क्या बिगड़ता था? शायद पत्नी का आग्रह रहा हो और तुम अच्छा चल भाई कह कर बैठ गए होंगे। मगर यह कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फोटो खिंचाने को भी जूता ना हो। मैं तुम्हारी यह फोटो देखते देखते तुम्हारे क्लेश को अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ना चाहता हूँ, मगर तुम्हारी आंखों का यह तीखा दर्द भरा व्यंग मुझे एकदम रोक देता है। तुम फोटो का महत्व नहीं समझते। समझते होते तो किसी से फोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते। लोग तो मांग के कोट से वर दिखाई करते हैं और मांगे की मोटर से बारात निकालते हैं। फोटो खिंचाने के लिए तो बीबी तक मांग ली जाती है। तुमसे जूते ही मांगते नहीं बने। तुम फोटो का महत्व नहीं जानते। लोग तो इत्र चुपड़ कर फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। गंदे से गंदे आदमी की फोटो भी खुशबू देती है। टोपी 8 आने में मिल जाती है और जूते उस जमाने में भी 5 रुपए से कम में क्या मिलते होंगे। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियाँ न्यौछावर होती हैं। तुम भी जूते और टोपी के आनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे। यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ। तुम महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक, जाने क्या क्या कहलाते थे। देखिए यहाँ प्रश्न बनता है। प्रश्न बहुत सारे बनते हैं। पूरे पाठ से ढेरों सारे प्रश्न बनते हैं, लेकिन आपसे पूछा जा सकता है कि महान कथाकार या उपन्यास सम्राट के नाम से कौन साहित्यकार जाना जाता है, तो आपको उत्तर देना होगा कि मुंशी प्रेमचंद जी। अब देखे कहलाते थे, मगर फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है।
यूं ऊपर से अच्छा दिखता है, अंगुली बाहर नहीं निकल फटा है, पर अंगूठे के नीचे तला फट गया है। अंगूठा जमीन से घिसता है और पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहूलुहान भी हो जाता है। पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर अंगुली बाहर नहीं दिखेगी। तुम्हारी अंगुली दिखती है पर पांव सुरक्षित है। मेरी अंगुली ढकी है पर पंजा नीचे घिस रहा है। तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। तुम फटा जूता बड़े ठाठ से पहने हो, मैं ऐसे नहीं पहन सकता। फोटो तो जिंदगी भर इस तरह नहीं खिंचाऊं, चाहे कोई जीवनी बिना फोटो के ही छाप दे। तुम्हारी यह व्यंग मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है। क्या मतलब है इसका? कौन सी मुस्कान है यह? क्या होरी का गोदान हो गया? क्या पूस की रात में नील गाय हल्कू का खेत चर गई? क्या सुजान भगत का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते? नहीं, मुझे लगता है माधो औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया। वही मुस्कान मालूम होती है। देखिए, ये उनकी कुछ कहानियों के नाम दिए गए हैं और उनमें कहानियों के सारांश से पूछ की रात में हल्कू और झबरा है और उसके खेत को, हल्कू के खेत को पूरे खेत को नीलगाय चर जाती हैं। ये यहाँ कहानी के बारे में भी दिया गया है इस तरह से। और देखिए, यहाँ कफन जो कहानी है, इसमें माधो एक पात्र है, उसकी पत्नी मर जाती है और वो उसके पास कफन के पैसे भी नहीं होते हैं, तो गांव के लोग कफन के पैसे के लिए चंदा लगाते हैं और उसे देते हैं। उस चंदे के पैसे का भी शराब, कफन के पैसे का जो चंदे में मिलते हैं, चंदे लगा के लोग देते हैं, उसकी भी वो शराब पी जाता है। बस वही बात है। तो यहाँ कहानी का एक तरह से कई कहानियाँ समेटे हुए हैं इसमें। मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूँ कैसे फट गया। या मेरी जनता के लेखक क्या बहुत चक्कर काटते रहे? क्या बनिए के तगादे से बचने के लिए मील 2 मील? अब आपको बता दें, ये तगादा शब्द तकाजा है। मील का चक्कर लगाकर घर लौटते रहे। चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं है, घिस जाता है। कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सीकरी जाने आने में घिस गया था। उसे बड़ा पछतावा हुआ। उसने कहा, आवत जात पनहिया घिस गई, बिछर गयो हरिनाम। अब आपको थोड़ा सा बता दें कुंभन दास के बारे में। ये कुंभन दास जी भक्ति काल की कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे तथा आचार्य वल्लभाचार्य के शिष्य और अष्टछाप के कवियों में से एक थे। एक बार बादशाह अकबर के आमंत्रण पर उनसे मिलने वह फतेहपुर सीकरी गए थे। इसी संदर्भ में कही गई पंक्तियों का उल्लेख लेखक ने प्रस्तुत पाठ में किया है। तो ये यहाँ जो इन्होंने कहा है, ये वही बात कही है। और कुंभन दास जी यानी जिस प्रकार से सूरदास जी अष्टछाप के कवि थे और वल्लभाचार्य के शिष्य थे, ठीक उसी तरह से ये भी कुंभन दास जी भी वल्लभाचार्य के शिष्य थे और ये अष्टछाप के कवि रहे। और ऐसे बुलाकर देने वालों के लिए कहा था, जिनके देखे दुख उपजत है, तिनको करबो परे सलाम। चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं। तुम्हारा जूता कैसे फट गया? मुझे लगता है तुम किसी सख्त चीज को ठोकर मारते रहे हो। कोई चीज जो परत पर परत सदियों से जम गई है, उसे शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया। कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया था, उस पर तुमने अपना जूता आजमाया। तुम उसे बचाकर उसके बगल से भी तो निकल सकते थे। टीलों से समझौता भी तो हो जाता है। सभी नदियाँ पहाड़ थोड़े ही फोड़ती हैं। कोई रास्ता बदलकर
घूम कर भी तो चली जाती है। और हाँ, यहाँ पनहिया जो दिया गया, पनहिया का तात्पर्य होता है ये भी देसी जूता है। तुम समझौता कर नहीं सके, क्या तुम्हारी भी वही कमजोरी थी जो होरी को ले डूबी? वही नेम धर्म। नेम का मतलब, नेम का तात्पर्य है नियम और धर्म का तात्पर्य है कर्तव्य। नेम धर्म उसकी भी जंजीर थी, मगर तुम जिस तरह मुस्कुरा रहे हो उससे लगता है कि शायद नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं था, तुम्हारी मुक्ति थी। तुम्हारी यह पाँव की उंगली मुझे संकेत करती सी लगती है, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं पाँव की उंगली से इशारा करते हो। तुम क्या उसकी तरफ इशारा कर रहे हो जिसे ठोकर मारते मारते तुमने जूता फाड़ लिया? मैं समझता हूँ, तुम्हारी उंगली का इशारा भी समझता हूँ और यह व्यंग मुस्कान भी समझता हूँ। तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो, उन पर जो उंगली छिपाए और तलवा घिसाए चल रहे हैं, उन पर जो टीले को बरकाकर बाजू से निकल रहे हैं। तुम कह रहे हो मैंने तो ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया, उंगली बाहर निकल आई पर पाँव बच रहा है और मैं चलता रहा। मगर तुम उंगली को ढांकने की चिंता में तलवे का नाश कर रहे हो। तुम चलोगे कैसे? मैं समझता हूँ, मैं तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूँ, उंगली का इशारा समझता हूँ, तुम्हारी व्यंग मुस्कान समझता हूँ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।